Hello, good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल को। Hello. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है पुलिस और पटवारी की कक्षा में मेरे मित्रों, और सभी को राम राम, सभी को राम राम मेरे दिल के टुकड़ों, राम राम। संक्रांत मना ली बढ़िया तरीके से, पतंग उड़ा लिया आपने, डोर खींच ली अच्छे वाली। अब पढ़ाई पे वापस से शुरू हो जाओ। संक्रांत उड़ा ली होगी, मना ली होगी, रूसे हुए को मना लिया होगा, कपड़े लत्ते दे दिए होंगे, ले लिए होंगे, पहन लिए होंगे, पहना दिए होंगे, ठीक है ना। तो अब भूल जाओ, अब 26 जनवरी तक कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। फिर 26 जनवरी को एक बार देश को आज़ाद करवा देना, फिर बसंत पंचमी जी को माँ सरस्वती की पूजा कर लेना। तो अभी तक फिलहाल तो कंटिन्यू आओ, फिर होली की बात करेंगे आगे। तो मित्रों, भारत के भूगोल में जो वन लाइनर क्वेश्चन, मज़ा तो आ रहा है ना आपको? अरे जो क्वेश्चन है उनमें मज़ा आ रहा है ना? एक बार मुझे सब थंबनेल करके बताओ, मज़ा आ रहा है या दुखी हो रहे हो? बताओ, मज़ा आ रहा है, दुखी हो रहे हो? मज़ा आ रहा है बढ़िया तरीके से? देखो, मैं ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है ना, इसलिए है ये आपको कि मैं व्याख्या भी साथ के साथ करा रहा हूँ, इनकी व्याख्या करा रहा हूँ, क्योंकि इर्द गिर्द से भी जो क्वेश्चन बनेगा ना, वो भी आपका सही हो जाएगा, वो भी आपका गलत नहीं होगा, अगर आप सिंसियर तरीके से पढ़ते हैं तो, ठीक है ना। और यदि नहीं पढ़ते हो तो आपकी मर्जी है, जैसे आपको नहीं पढ़ना है तो वो तो आपकी मर्जी है, उसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो सिंसियर बच्चे हैं वो तो पढ़ते हैं, तो पढ़ो आप, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो एक बार अपने सभी मित्रों को शेयर कर दो। शेयर करने के लिए यार आप व्हाट्सएप ग्रुप यूज करते हो, एक बार सबको शेयर कर दिया करो, ग्रुप बना लो, ग्रुप में दैट दे से शेयर कर दिया करो, जहां भी चलाते हो ना। एक बच्चा, यार इतने बच्चे हैं, एक बच्चा अगर एक को भी करेगा ना तो सब बच्चों का भला हो जाएगा, चैनल भी फैल जाएगा, सब बच्चों का भला होता जाएगा। आते हैं अपन क्वेश्चनों की ओर। भारत के भूगोल में पहला क्वेश्चन आपके सामने खुल के आ चुका है। कलर दूसरा लेते हैं, कलर ब्लैक लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, माउंट आबू पर्यटक स्थल जहां जैनियों का प्रसिद्ध धर्म स्थल दिलवाड़ा के जैन मंदिर। दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं, कहाँ स्थित है? सबको पता है, अरावली पर्वतमाला में स्थित है, याद रखना है। माउंट आबू, अगर मैं बात करूं तो जो आबू फटार है, आबू फटार को गुरु माथा कहते हैं, गुरु माथा की संज्ञा दी गई है, और इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है, और ये राजस्थान का सेकंड ऊंचा फटार है, सेकंड ऊंचा फटार है, सेकंड ऊंचा फटार है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में है ना? ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा फटार है, जिसकी ऊंचाई 1200 मीटर है, और इसको गुरु माथा की संज्ञा दी गई है, जो अरावली में स्थित है। भोपाल किन नदियों के दोआब क्षेत्र में स्थित है? तो याद रखना, भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है, पहली बात, भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ जो नेशनल हाईवे है वो 12 है, जिसका नया नाम 52 है, 52 है, ये भी आपको ध्यान रखना। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का भाग, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का भाग। तो कौन कौन सी नदी है? बेतवा और पार्वती नदी, बेतवा और पार्वती नदी। बेतवा और पार्वती नदियों के मध्य है ना भोपाल स्थित है। तो भोपाल किन नदियों के दोआब क्षेत्र में स्थित है? तो याद रखना, भोपाल मेरे मित्रों बेतवा और पार्वती नदी जो है उनके मध्य स्थित है। और भोपाल जो आपका है ये मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 का नया नाम NH 52 है, ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो पहली बात, धुआंधार जलप्रपात का जो निर्माण करती है, निर्माण नर्मदा नदी करती है।
नर्मदा नदी करती है, नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे है? जबलपुर में है, ये आपको याद रखना है। समझ में है ना? कहाँ, किस पर है ये धुआंधार जलप्रपात? कहाँ है? ये जबलपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों, ठीक है ना। तो याद रखना धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में है, और इसका निर्माण नर्मदा नदी के द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है मालदा गैप। अभी थोड़ी सी पिछली क्लास में ये ना अपन ने चर्चा करी थी, एक दिन पहले इसको पिछली क्लास में बताया था। जो मालदा भ्रंश है, ये इस भ्रंश ने भारत की प्रायद्वीप की भारत को उत्तर पूर्वी भारत से अलग किया है। तो मालदा गैप द्वारा पृथक होता है। भारतीय प्रायद्वीप और मेघालय का फटार ये इससे अलग होता है। और जो मेघालय प्लेटू है, जैसे ये आपका मेघालय प्लेटू है, इस मेघालय प्लेटू पे ये पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। ये पहाड़ियाँ हैं जिनको बोलेंगे गारो की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी और जयंती की पहाड़ी। ये पहाड़ियां स्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मामला? मालदा जो गैप है ये भारतीय प्रायद्वीप और मेघालय पठार का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैंने बताया था धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, जो 1350 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर आपका पंचमढ़ी स्थित है। पंचमढ़ी जो पर्यटक स्थल है वो स्थित है पंचमढ़ी। तो पता ही है आपको, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ये आपको ध्यान रखना है। अमरकंटक जो 1066 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, किस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो ये मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है, अपन ने बात की थी। और धूपगढ़ आपके महादेव श्रेणी की है। महादेव श्रेणी की है। महादेव की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, और ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक जो आपके मैकाल का पार्ट है, तो याद रखना है अमरकंटक मैकाल का है, जहां से अमरकंटक से 3 नदियां मैंने बताई थी, सोन नदी बताई थी, महानदी बताई थी, नर्मदा नदी बताई थी, जो 3 विपरीत दिशाओं में बहती हैं। ये अमरकंटक जो प्लेटू है, यहां से 3 नदियां 3 विपरीत दिशा में बहती है। कहाँ कहाँ जाती हैं? एक तो उत्तर में जाती है, उत्तर सोन, पश्चिम नर्मदा और पूरब में महानदी। यह आपको ध्यान रखना है। अगला है पश्चिमी घाट की उच्चतम चोटी कालसुबाई किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? याद रखना है पश्चिमी घाट की उच्चतम जो चोटी है, ये चोटी है, ये छोटी नहीं है, ये चोटी है, ये छोटी नहीं है, ये चोटी है। पश्चिमी घाट की उच्चतम कालसुबाई जो चोटी है वो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? हरिश्चंद्र द्रोणी में है या फिर आपके किस में है? तो याद रखना ये हरिश्चंद्र द्रोणी में है, मुख्यतः ये हरिश्चंद्र द्रोणी में है। और हरिश्चंद्र सह्याद्री का भाग है। सह्याद्री मैंने पढ़ाया था आपको, अजंता एलोरा, समझ में है ना, ये सह्याद्री का भाग है। अगर हरिश्चंद्र नहीं आए तो आपको सह्याद्री करना है, और जब सह्याद्री हरिश्चंद्र आ जाए तब आपको हरिश्चंद्र पे टिक मारना है। ये आपको ध्यान रखना है। समझ में है ना? ये आपको याद रखना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आबू फटार कहाँ स्थित है? ऑप्शन में यदि सिरोही नहीं आए और राजस्थान आए तो राजस्थान करना है, और ऑप्शन में यदि सिरोही आ जाए तब आपको सिरोही में सही निशान लगाना है। तो ये हरिश्चंद्र द्रोणी का भाग है, आपको ध्यान रखना है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुदी चोटी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिणी भारत की, जो अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है। समझ में है ना? ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है? पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी की पहाड़ी है, जिनके बारे में अपन ने चर्चा करी थी। यह आपको ध्यान रखना है। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग
अवस्थित पर्वत कौन सा है? प्रायद्वीप भारत के दक्षिणतम भाग में स्थित या अवस्थित पर्वत कौन सा है? तो याद रखना प्रायद्वीप भारत के दक्षिणतम भाग या कौन सा पर्वत है? तो याद रखना मित्रों इलायची पर्वत। अब आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है, लास्ट में जो आपके जो पहाड़ी है वो आपके कौन सी पहाड़ी है? नागरकोइली की पहाड़ी है। जब ऑप्शन में नागरकोइली की पहाड़ी नहीं आए तो आपको इलायची पर्वत पर सही निशान लगाना है। इलायची का दूसरा नाम है कार्डोडम। कार्डोडम, ये मैंने आपको बताया, इलायची का दूसरा नाम कार्डोडम है। तो प्रायद्वीप भारत के दक्षिणतम भाग में स्थित पर्वत कौन सा है? इलायची या कार्डोडम। जब ऑप्शन में नागरकोइली नहीं आए तो, जब नागरकोइली आ जाता है तब सही आंसर होगा नागरकोइली। याद रखना है ऑप्शन में यदि नागरकोइली हो तो यही आंसर होगा, और ऑप्शन में नहीं हो तो फिर इलायची होगा। हिमालय पर्वत और नीलगिरी के मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर का मतलब यह है कि यह मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य भारत की हाईएस्ट पीक, मध्य भारत की हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर है, जो हिमालय और नीलगिरी के बीच में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है, अर्थात मध्य भारत में स्थित है। ये आपको याद रखना है मेरे मित्रों। समझ में आए ना? शेयर भी कर दो रे मेरे बच्चों, शेयर कर दो। कार्डोडम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वो कौन सा है? अब देखो कार्डामोन नहीं है, ये कार्डामोन नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। ये है कार्डोडम। कार्डोडम, कार्डोडम की पहाड़ी ये तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है, लेकिन सबसे ज्यादा विस्तार इनका केरल में है। ये आपको ध्यान रखना है। सीमा पूछे तो तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है, लेकिन सबसे ज्यादा विस्तार इनका किस में है? केरल में है। ये आपको याद रखना है मेरे मित्रों। अगला प्रश्न है, करेवा झीलें, नदी वेदिकाएं, स्तनपायी प्राणियों के अवशेष हिमालय के किस अवस्था को प्रदर्शित करते हैं? अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। करेवा की झील, करेवा झील, करेवा झील देखो किससे बनेंगी? हिमानी से, बर्फ के पानी से। देखो हिमानी से बनती है, हिमानी से निर्मित, निर्मित याद रखना, हिमानी से निर्मित होती है करेवा झील। जो हिमानी का जो बर्फ का जो पानी होता है, समझ में है ना, वो जब करेवा के मैदानों में जमा होता है तो उससे करेवा झील बनती है। ये आपको ध्यान रखना है। नदी वेदिका क्या होती है? जब नदी पहाड़ों से उतरकर पहली बार मैदानों में प्रवेश करती है तो वो क्या करती है? जैसे अपन यज्ञ करने की जो वेदी होती है ना, ऐसे वेदी के आकार में, जैसे यज्ञ करने की जो वेदी होती है ना, इस आकार में स्थलाकृति का निर्माण करती है। इस आकार में स्थलाकृति का निर्माण करती है। देखो ये वेदी बना दी मैंने, ये वेदी बना दी, यज्ञ करने की ये वेदी बना दी। इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण करती है। जैसे देखो ये वेदी ऐसे जिगजैग सिड्डी टाइप में, देखो ये रही, ये सिड्डी टाइप में ऐसे निर्माण करती है इसका, इसको नदी वेदिका बोलते हैं। इस प्रकार की स्थलाकृति जो है इसको वेदी बोलेंगे। ये वेदी इस प्रकार की स्थलाकृति का नदी निर्माण करती है। स्तनपायी प्राणी इनके अवशेष हिमालय के किस अवस्था को प्रदर्शित करते हैं? तो ये करते हैं हिमालय की युवा अवस्था को। किस अवस्था को करते हैं ये? युवा अवस्था, यानी कि जवानी की अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। जैसे जवानी में आपके चेहरे पे फोड़े फुंसियां होती हैं, समझ में है ना, जब चेहरे पे फोड़े फुंसियां होने लग जाती हैं तो घर वाले कहते हैं कि बच्चे में जवानी फूट आई है। आप भी बोलते हो जब आपके चेहरे पे फोड़े फुंसी होने लग जाती हैं तो जवानी फूट आ गई, भाई जवानी फूट गई हमारी, समझ में है ना। हल्की हल्की दाढ़ी मूछ निकलने लग जाती हैं तो बोलते हैं कि जवानी फूट रही है, ठीक है। तो ऐसे ये जवानी के लक्षण है, इसके युवा अवस्था के लक्षण है, ये आपको ध्यान रखना है। कश्मीर में करेवा झील कहां पाई जाती है? तो ये पीर पंजाल हिमालय के पार्श, पार्श का मतलब क्या होता है? किनारे। पार्श का मतलब क्या होता है? किनारे होता है। ये आपको ध्यान रखना है। पार्श का मतलब क्या होता है? किनारे। तो कश्मीर में करेवा झील
पीर पंजाल के पास में पाई जाती है, यानी कि किनारों में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। भाबर क्षेत्र का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? तो भाबर जो होता है, ये पहली बात, भाबर ये नदियों के तल से ऊंचाई पर स्थित है, नदियों के तल से ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है। यहां पे बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, बाढ़ का जल नहीं पहुंचता है। समझ में है ना? ये आपको ध्यान रखना है। तो भाबर क्षेत्र का निर्माण बजरी और मिले जुले अवसादों से होता है। बजरी यानी कि मोटी रेत के जमाव से। मैं ये बोल दूं, भाबर का निर्माण किससे होता है? मोटी रेत के जमाव से, रेत के जमाव से। जैसे हमारे थार मरुस्थल के पश्चिमी भाग में मोटी रेत पाई जाती है, और ये मैदान भाबर के एग्जाम्पल हैं अपने। समझ में है ना? ये आपको ध्यान रखना है। अगली स्लाइड है, विशाल उत्तरी मैदान का ढाल प्रवणता सामान्यतः कितनी है? यानी कि जो भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है दोस्तों, ये उत्तरी विशाल मैदान की बात कर रहा है। उत्तरी मैदान जिसको क्या बोला गया है? गंगा ब्रह्मपुत्र का, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान की ढाल प्रवणता कितनी है? यह है 13 से 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर। यानी कि आपको 1 किलोमीटर में जो ढाल है वो 13 से 25 सेंटीमीटर आपको क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। जैसे आपने यहां से शुरू हुआ चलना, और जैसे जैसे ऐसे आओगे आगे, तो ढाल में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। इसीलिए तो नदियां कैसे गिरती हैं? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मैदानी भाग के किस क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप सर्वाधिक होता है? तो तराई क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप सर्वाधिक होता है। देखो, मैदानी भाग के किस क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है? मच्छर क्यों होंगे ज्यादा? क्योंकि तराई कैसे मैदान है? दलदली मैदान है। कैसे मैदान है? दलदली मैदान है मित्रों। ये दलदली मैदान है मेरे बच्चों, और ये दलदली मैदानों के कारण ही यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पाई जाते हैं? मच्छर मक्खी पाए जाते हैं। आपने देखा होगा, जब अपने घरों के आसपास पानी भर जाता है, नाले का या गंदे नाले का पानी भरा हुआ हो, या मकान का जो पानी आता है अपना, वो पानी कहीं अगर कोई नाले में कहीं गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है, तो वहां भी मच्छर मक्खी पाए जाने लग जाते हैं। तो ये दलदली के कारण यहाँ पे मच्छर मक्खी पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बांगन का निर्माण किससे हुआ है? ये आपको ध्यान रखना है। तो बांगर जो अभी पीछे गया था, अभी बताया था आपको, देखो ये भाबर है। अच्छा, भाबर का मैदान, अच्छा भाबर था, ये नदियों के तल से ऊंचाई पर स्थित होते हैं। बाढ़ का जल, सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है भाई, यहाँ पे ये बांगर याद रह गया। ये भाबर है ना, पहाड़ी क्षेत्रों के मैदान है, पहाड़ी क्षेत्रों के मैदान है मित्रों। सॉरी उसके लिए थोड़ा सा नहीं ध्यान रहा, ये मैंने बांगर समझ लिया इसको। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों के मैदान है, और यहां ये कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ हैं, कृषि की दृष्टि से अनुपयोगी हैं, अनुपयोगी, कृषि की दृष्टि से अनुपयोगी हैं। ये थोड़ा ठीक कर लेना, क्योंकि मैंने पीछे पढ़ाया था तो बिल्कुल सही था। जो हो जाती है यार मिस्टेक, तो ह्यूमन नेचर है, मैं कंप्यूटर तो हूं नहीं कि साहब रील चल रही है, दबा रहा हूं बटन, दिमाग है ये, तो कुछ चीज़ें स्लिप हो जाती हैं, दिमाग से निकल जाती हैं, तो नहीं ध्यान रहा, मैंने बोल दिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है मेरे मित्रों। हो गई, आपने जो मैंने पहले पढ़ाया था बिल्कुल सही था, लेकिन ये हो सकता है ये बाबर था, तो मैंने बांगर समझ लिया इसको। अब आपका है बांगर का निर्माण किससे हुआ है? तो बांगर जो है, जो नदियों के तल से ऊंचाई पर स्थित होते हैं, यहां पर बाढ़ का पानी आसानी से नहीं पहुंचता है। इनका निर्माण आपको चीका, दोमट या बलुई दोमट से होता है। और याद रखना, ये कैसी है सारी? ये प्राचीन मृदा है। कैसी मृदा है? प्राचीन। बांगर के मैदानों में प्राचीन मृदा पाई जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। बांगर का जो मैदान है उसमें प्राचीन मृदा पाई जाती है, यानी कि प्राचीन जलोढ़ बोल दो, प्राचीन उसको दोमट बोल दो, प्राचीन बलुई दोमट बोल दो, बात एक ही है। जैसे अपन ने पढ़ा था जलोढ़, कांप, दोमट, खादर, खचारी। अगर ये बाढ़ के क्षेत्र में है तो नवीन हो जाएगी, और बाढ़ के क्षेत्र में नहीं है तो प्राचीन हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखने का प्रयास करें। देखो इसको,
अगला है किसके खादर किसके निक्षेप से समृद्ध होती है। तो खादर जो होती है, खादर जो नदियों के तल के बराबर स्थित होता है वो खादर होता है। और सिल्ट के नए निक्षेप से, सिल्ट का मतलब होता है गाद और गाद का मतलब होता है बारीक मिट्टी, बारीक मृदा। ये ध्यान रखना है आपको। डेल्टा के उच्च तथा डेल्टा के निम्न भाग को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है। अब याद रखना डेल्टा क्या होता है। याद रखना भारत की पहली बात तो भारत की अधिकांश नदियां डेल्टा बनाती हैं। भारत की अधिकांश नदियां डेल्टा बनाती हैं। याद रखना है डेल्टा जो होता है ये वृद्धावस्था का लक्षण है। नदी कौन सी बनाती है, वृद्धावस्था में बनाती है डेल्टा का निर्माण, ये आपको ध्यान रखना है। और डेल्टा में नदी क्या होती है कि जब नदी सागर में मिलने से पहले, सागर में गिरने से पहले यदि वितरिकाओं में बट जाती है, वितरिकाओं में बट जाती है तो उसको डेल्टा बोलते हैं। जैसे ये कोई नदी है, अब ये सागर में गिरने से पहले ऐसे वितरिकाएं बना दे तो इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और यदि बिना वितरिकाओं का जल सीधा सागर में गिर जाता है तो उसे एस्चुरी कहते हैं। भारत में नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी बनाने के लिए विख्यात है, ये आपको ध्यान रखना है। कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा उत्तरी मैदान निक्षेप है, तो खादर। खादर कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जिनकी चर्चा अपन ने करी थी। और यहाँ पे नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया ना। तो मेरे मित्रों ये चीजें आपको सारी की सारी समझ में आई होंगी। और फिर बोल रहा हूं कि अगर प्लस कोर्स आप अनअकैडमी पे ज्वाइन करो तो वाईफाई आरपीएससी कोड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आराम से बढ़िया समझ में आएगा। टाइम पे पूरा कोर्स हो रहा है और 585 रुपए महीने की फीस पड़ रही है। साल भर का कोर्स ले लो, जिस भी भर्ती की तैयारी करो आराम से करो। बहुत सारे मास्टर पढ़ाते रहते हैं। जचे जब भी जिसकी क्लास आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, एक ही वीडियो को 20 बार देख सकते हो। समझ में नहीं आया दोबारा सुन सकते हो। समझ में आया ना। ये सारी चीजों की सुविधा आपको मिलेगी। ठीक है ना। आपका दिन शुभ रहे। विश यू ऑल द बेस्ट।